हेलो स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत का जो हम फिजिक्स का लेक्चर आए थे, लेक्चर 1 में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक की स्थापना किए थे। अब दूसरा हमारा लेक्चर 2 में हमारा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ड्यू टू डाइपोल। तो सबसे पहले देखिए, है ना, सबसे पहले आप इसके जो चित्र है, रेखा चित्र है, इसको ज़्यादा अच्छा से समझेंगे तो इसके इंट्रोडक्शन की बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को पहले लिखा जाना रहता है एग्जाम में, उसके बाद आप रेखा चित्र को बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपके लिए डायग्राम ही तैयार कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, छोटा कर देना है इसको। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। गौर से देखिएगा, रेखा चित्र को समझ जाएंगे तो सब चीज बन जाएगा। ये ए बी वैद्युत द्विध्रुव जो है वो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज से मिलकर बना हुआ है। इसकी जो प्रभावी लंबाई है वो 2L है, मतलब इस डाइपोल द्विध्रुवी की जो लंबाई है वो 2L है और इसका जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु जो है वो O है। ठीक है, अब देखिए निरक्षीय स्थिति क्या होता है। अक्षीय स्थिति में हम बोले थे कि वैद्युत द्विध्रुव के दाहिने या बाईं ओर अक्षीय रेखा पर वो बिंदु है जहां आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो अक्षीय स्थिति में है। लेकिन इस बार वह बिंदु जहां आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं द्विध्रुव अर्थात डाइपोल के लंब अर्धक पर वो बिंदु स्थित है, तो वो कौन सा स्थिति में कहा जाएगा? निरक्षीय स्थिति में कहा जाएगा या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में कहा जाएगा। तो लंब अर्धक जो है पॉइंट है वो यहाँ है, पॉइंट P है। कौन सा पॉइंट है? P है, जहां पास आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिएगा, हम पहले भी बता चुके हैं कि जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां पास एक परीक्षण धन आवेश, एकांक धन आवेश की कल्पना करते हैं। तो जब एकांक धन आवेश की आप कल्पना करेंगे तो यहाँ पास जो पॉइंट ए पर जो स्थित है प्लस क्यू चार्ज, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। मतलब ये ए बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। जब प्रतिकर्षित करेगा तो जो रेखा प्राप्त होगा, कुछ ऐसा रेखा आपको प्राप्त होगा यहाँ पास। ठीक है, इसको और अच्छे से बना लेते हैं। इसको ऐसे, ये बिंदु यहाँ ए पर आके कवर कर रहा है। ठीक है, तो जो ये ए पर स्थित प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पास एकांक जो धन आवेश है, परीक्षण आवेश है, उसको रिपल्सन कर रहा है। तो लगने वाला फोर्स ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। किसके कारण? यहाँ की तीव्रता प्लस क्यू चार्ज के कारण, जो कहाँ स्थित है? प्लस ए पर। वैसा ही पॉइंट बी पर कौन सा चार्ज स्थित है? माइनस क्यू। तो माइनस क्यू इसको क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स इधर कार्य करेगा। जब अट्रैक्शन फोर्स इधर कार्य करेगा तो इसका लगने वाला जो दिशा हो जाएगा E2 इस ओर हो जाएगा, मतलब P से B की ओर। और इसके कारण क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज के कारण A से P की ओर। आप कॉमनली जानते हैं कि किसी वस्तु को बांधकर एक व्यक्ति इधर खींचता है और एक व्यक्ति इधर खींचता है, तो इसका जो मूवमेंट होता है इस ओर होता है, मतलब वो दोनों के बीच में सीधे आ जाता है। तो वैसा ही जब इस एकांक धनावेश को इधर से अट्रैक्ट किया जा रहा है, इधर से रिपेल किया जा रहा है, तो इसका जो नेट आएगा, परिणामी तीव्रता की जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। इसको ऐसे ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पास का एंगल, कोण को थीटा लेते हैं तो यहाँ पास का भी कोण कितना होगा? थीटा होगा। फिर यहाँ पास का भी कोण कितना होगा? थीटा होगा। और ये टोटल कोण जो होता है 2 थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम है। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, तो यहाँ पास हम R भी दिखा दिए। और भी अगर इसको डायग्राम को इजी करना चाहते हैं तो पूरे जो डाइपोल है, जो वैद्युत द्विध्रुव है, उसकी जो लंबाई है 2L है। अगर बांट देंगे 2 भागों में तो आधे भाग की लंबाई L और आधे भाग की लंबाई क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। ठीक है, गणित को सरल करने के लिए ऐसा आपको दिखाया गया है। बाकी इतना आपको ये वाला दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जब डायग्राम आपके कॉन्सेप्ट में है, चित्र आपके कॉन्सेप्ट में है, तब इसका जो इंट्रोडक्शन है, जो प्रस्तावना है, उसको बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे? देखिएगा, मैं लिख के दिखा रहा हूं कि माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, डाइपोल है।
ठीक है, द्विध्रुव है जो, देखिएगा, जो प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से बना है, आवेश से बना है, ठीक है, जिसकी प्रभावी लंबाई, जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है। एकदम कॉमन सा चीज है। इसके लंब अर्धक पर, मतलब अक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा पर, लंब अर्धक पर मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। तो कितना कॉमन सा चीज है कि माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है, तथा इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जो द्विध्रुव के लंब अर्धक पर स्थित है। उस बिंदु P पर ही आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा निकाय जो है अगर वायु में है, तो अगर आप इसको किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख देते हैं, जैसे आप मोम में डाल देते हैं या ग्लिसरीन में डाल देते हैं या अन्य कोई माध्यम में डाल देते हैं, तो एक वाक्य और जोड़ सकते हैं कि यह पूरा निकाय के परावैद्युतांक वाले माध्यम में है। एकदम सिंपल सा चीज है, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके गणितीय स्वरूप को देखते हैं। जब तक गणितीय स्वरूप नहीं बना लेते हैं, इसके डायग्राम को हम अपने पास रखे रहते हैं। ये रेखा चित्र इसका बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, तो नजरें जमाए रखिए और बोर्ड की ओर एकदम ध्यान से देखते जाइए, कुछ भी ना छूटे। देखिएगा, देखिए आगे। सबसे पहले देखिए, बिंदु ए पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, देखिएगा। E1 इक्वल टू 1/4πε0 K Q बटे AP स्क्वायर, A से P तक की दूरी AP स्क्वायर, और चूंकि P को उधर धकेल रहा है तो यहां पर लिख सकते हैं AP के अनुदिश, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट देखिए। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, देखिए। E2 बराबर 1/4πε0 K Q बाई B से P तक की दूरी, तो क्या हो जाएगा,
BP स्क्वायर। ठीक है, जब BP स्क्वायर हो गया तो ये P से B की ओर परीक्षण धनावेश को खींचा जा रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन जो है B की ओर है। तो यहाँ पास आप क्या लिख देंगे, PB के अनुदिश। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिएगा। ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब देखिएगा एक चीज और कॉन्सेप्ट देखिएगा कि परिणामी तीव्रता मतलब इस पॉइंट पर कितना बल कार्य करेगा, तो बल और उसकी दिशा किधर होगी, क्योंकि आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो सदिश राशि है, वो उसके वैल्यू पर भी डिपेंड करता है और उसके डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो उसके डायरेक्शन को हम देखते हैं कि इसका डायरेक्शन है और उस पर नेट कितना कार्य कर रहा है। तो देखिएगा कैसे कार्य कर रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पास E1 का वैल्यू ज्यादा है कि E2 का वैल्यू ज्यादा है। तो आप यहाँ पास डायग्राम में गौर से देखिएगा कि इसमें जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q और Q ये दोनों इक्वेशन में इक्वल है। अगर कुछ चेंज लाइक अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ AP है, यहाँ BP है। क्या AP और BP भी इक्वल है? तो देखिए ये अगर देखेंगे तो आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये दो भुजाएं बराबर है, तो ये A से P भी बराबर है और P से B भी बराबर है। तो जब बराबर है तब उसका जो रिजल्ट होगा, जो परिणामी तीव्रता होगा, वो कैसे हम निकालेंगे उसको देखिएगा। ठीक है, इसको अब हम डिलीट कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। देखिएगा, नजरें बनाए रहिएगा। समीकरण 1 और 2 दोनों देख लिए हैं। यह समीकरण 1 है और नीचे वाला जो था वो समीकरण 2 था। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, एकदम गौर से देखिएगा। यहां पास देखिए, क्योंकि AP बराबर है BP के, इसलिए E1 बराबर है किसके, E2 के। दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे जो भौतिक राशियां हैं बराबर है और डिस्टेंस भी बराबर है, तो उनका यहाँ पर एक्ट करने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा, दोनों बराबर होगा। बराबर होगा तो उसका नेट वैल्यू यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा, तो चूंकि दोनों जो है 2θ एंगल पर कार्य कर रहे हैं और इनका नेट डायरेक्शन इधर है, E का जो डायरेक्शन है इधर है। ठीक है, जब इधर है तो जब दोनों 2θ पर कार्य कर रहे हैं तो इनका जो परिणामी तीव्रता है, रिजल्ट है, उसको हम समांतर चतुर्भुज के नियम से निकालेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, अतः इसलिए समांतर चतुर्भुज के नियम से परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कक्षा 11वीं में आप पढ़े हैं और मैथ वगैरह में पढ़े हैं, जो समांतर चतुर्भुज का नियमावली है उस संबंध में जब करेंगे तो परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा वर्गमूल E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस, और दोनों के बीच में कितना का एंगल कार्य कर रहा है, कोण पर कार्य कर रहे हैं, 2θ पर। तो ये हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। और यहाँ पास आप जानते हैं कि आपने E1 को E2 के बराबर ले लिया है, तो यहाँ पास या E1 के जगह E2 रख दीजिए या E2 के जगह E1 रख दीजिए, आपका फाइनल जो गणित आएगा वही आएगा। तो देखिएगा आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा E बराबर वर्गमूल, हमने E2 की जगह E1 रख दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर, इसके जगह भी क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर, क्योंकि E2 इक्वल टू E1 प्लस 2E1, E2 की जगह हमने E1 रख दिया है, तो ये हो गया E1 और यहाँ हो गया हमारा कॉस 2θ। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं, ये हो गया E। अब देखिएगा E1 स्क्वायर E1 स्क्वायर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया तो ये क्या हो गया 2E1 स्क्वायर प्लस E1 का E1 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 2E1 स्क्वायर, और यहाँ क्या आपका रह जा रहा है कॉस 2θ। अब यहाँ पास देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर देखेंगे, E बराबर E इक्वल टू, गौर से देखिएगा, ये पूरे A में 2E1 यहाँ है और पूरे इसमें 2E1 यहाँ है, तो इसको क्या हम कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 2E1 स्क्वायर, यहाँ से इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं था तो एक था, तो वहाँ एक बच गया, प्लस 2E1 कॉमन निकल गया है, तो यहाँ सिर्फ क्या बच गया है कॉस 2θ। ठीक है, यहाँ पास तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, डिलीट कर दे रहे हैं। अब यहां पास देखिएगा E इक्वल टू √2E1² और ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा। कक्षा 11वीं में ही आप पढ़े हैं cos 2 थीटा बराबर होता है, याद होगा तो, याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पास क्या लिखा जाएगा cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि +1 से ये -1 एक दूसरे को प्रभाव को खत्म कर देंगे, घट जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, E बराबर वर्गमूल ब्रैकेट हटेगा तो डायरेक्ट गुणा यहाँ होगा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। यहाँ आपके पास क्या है E1² और यहाँ पास आपका क्या आ गया है cos स्क्वायर, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात? आगे देखिए, 4 का वर्गमूल होता है 2, E1² का वर्गमूल होता है E1, cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा cos थीटा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 3। ठीक है, अब समीकरण 1 से यहां वैल्यू को रख दीजिए, तो समीकरण 1 से E1 का मान रखने पर, E1 का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा देखिएगा, E बराबर, ये 2 तो आपके पास है ही है, तो जब 2 है तो आगे बढ़िए, 2 गुणे E1 का वैल्यू आप समीकरण 1 में देखिए 1/4πε0 k क्यू बटे क्या है AP² है, और यहाँ क्या है बच गया cos थीटा। क्लियर हो गया बात? उसके बाद देखिए, नीचे वाले को डिलीट कर दे रहे हैं, देखिएगा गौर से देखिएगा, जब यहाँ आएंगे तब देखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ AP के वैल्यू को निकालते हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा, इसको कौन सा समीकरण मान दें, ये हो गया है समीकरण 3, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, समकोण त्रिभुज OPA में, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आप देखेंगे OPA में तो ये वाला भुजा आधार हो जाएगा, ये भुजा लंब हो जाएगा और ये भुजा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो इस आधार पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो में पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है AP है, तो यहाँ क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर इक्वल टू ये वाला भुजा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R² और ये क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L²। इसको मान लीजिए आप समीकरण 5 मान लीजिए। अगर इसके वर्ग को हटा के उधर ट्रांसफर करते हैं तो जो 2 है वो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्गमूल R² प्लस क्या हो जाएगा L²। इसको हम समीकरण 6 मान लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अब हमारा गणित जो है टोटली अब सरल होने जा रहा है। अब डायग्राम को हमको कोई विशेष जरूरत नहीं है, मतलब AP का वैल्यू आ गया, AP का वैल्यू आ गया है वर्गमूल R² प्लस L², मतलब A से P तक का जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब डायग्राम को हम डिलीट कर दे रहे हैं, इतना का स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, इधर जो हमारा चीजें हैं डिलीट कर रहे हैं ताकि इधर हम वर्क कर सकें। तो देखिएगा आगे देखिए, आप लोग गौर से, एकदम गौर से देखिए, यहाँ पास देखें ये वाला पॉइंट को। ठीक है, यहाँ पास देखेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 × 1/4πε0 और क्या है हमारे पास K है, और क्या है यहाँ पास देखिएगा Q है, तो हमने क्या कर दिया Q लिख दिया। फिर हमने क्या है लिखा है AP² का मान आपने निकाला है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा R²
प्लस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पास है कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। जो डायग्राम आप बनाए थे एक बार और देखिए, ये ऐसा था डायग्राम, ये वाला जो भुजा आया था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आया था, और ये टोटल लंबाई क्या था 2l, तो आधी लंबाई कितनी थी l, तो ये हो जाएगा आधार, आधार बटे कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा आधार और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पास क्या लिखा जाएगा l बाई वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सिंपल करते हैं तो E इक्वल टू 2 इंटू, या अब 2 का गुणा कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2l क्यूब, तो गुणा ही कर देते हैं बार बार, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2l क्यूब हो गया। अब यहाँ पास देखिए वर्गमूल का आशय है उस राशि में 1/2 पावर में 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसमें कुछ नहीं है तो इसको थोड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं, आपको इजी होगा ये, और इसके वर्गमूल को हटाएंगे तो इसके पावर में लग जाएगा 1/2 लग जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला याद कीजिएगा क्लास 7 में पढ़े होंगे, x के पावर में m इंटू n बराबर x के पावर में m प्लस n पढ़े हैं। तो यहाँ पास देखिए बेस क्या है आर स्क्वायर है प्लस एल स्क्वायर, यहाँ बेस क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब यहाँ के पावर ऐड हो जा रहे हैं तो इसके पावर और इसके पावर भी ऐड हो जाएंगे, तो इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है और इसके पावर में 1/2 है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 जुड़ जाएगा तो 2 1 कम 2 और 1 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा E इक्वल टू, आगे हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और 2l क्यूब बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा ही बचा है। परंतु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता है 2l क्यू होता है। ये अब याद हो गया आप लोग को, इधर वाले को मिटाते हैं तो देखिएगा आप गौर से देखते जाइए, सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। तो देखते जाइए बच्चों, यहाँ पास हो जाएगा E इक्वल टू, आप देखते जाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है। यहाँ तक 2l क्यू की जगह क्या लिखा जाएगा 2l क्यू की जगह लिखा जाएगा P, और बट्टे में हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर के पावर में 3/2। तो एक सामान्य वैद्युत द्विध्रुव के लिए उसके निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अगर ये पूरे निकाय को वायु में रखा गया है तो k का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 3/2। तो एक फार्मूला आपको यहाँ भी मिलता है, इसका भी मात्रक लिखेंगे न्यूटन बाई कूलाम। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू है वो आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू जो है 9 गुणे 10 के घात 9 भी होता है। तो E का मान ऐसा भी आप लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के घात 9 P बटे आर के पावर में एल स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 3/2, और यहाँ आ जाएगा पुनः एक सूत्र न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। ये जो व्यंजक है एक सामान्य वैद्युत द्विध्रुव के कारण है। अगर वैद्युत द्विध्रुव जो है बहुत ही छोटा है, तो बहुत ही छोटा है तो देखिएगा क्या फार्मूला आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा आपका, अगर बहुत ही छोटा है तो बहुत ही छोटा के कंडीशन में कि L लेस देन R, मतलब जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जा रही है उस डिस्टेंस के तुलना में वैद्युत द्विध्रुव जो है जो बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पास से आप देखिएगा ये वाला क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास P बटे आर स्क्वायर के पावर में 3/2, तो ये से ये क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पास हम क्या लिखने जा रहे हैं
ई बराबर 1/4πε0 के पी बटे आर के पावर में 2 और ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 3/2, ये से ये कैंसल। तो ई बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 के और ये हो जाएगा पी बटे आर के पावर में 3। तो इस आधार पर ये फार्मूला आ जाएगा और इसका भी मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। यदि पूरी सिस्टम को वायु में रखा गया है तो के बराबर 1, बाकी फार्मूला वही वैसा ही आते जाएंगे 1/4πε0 पी बटे आर क्यूब और ये पुनः यही न्यूटन पर कूलाम। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10 के घात 9, तो ये हो जाएगा 9 × 10 के घात 9 पी बटे आर क्यूब और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो लेक्चर 2 के माध्यम से हम निरक्षीय स्थिति में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक की स्थापना कर लिए हैं। लेक्चर 3 में हम लेकर आएंगे गॉस प्रमेय। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो जरूर इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। और जो हायर सेकेंडरी के छात्र हैं इसको बार बार देखें, बार बार पढ़ें। अगर कोई डाउट होता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और होमवर्क के रूप में लेक्चर 1 में अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताए हैं और लेक्चर 2 में निरक्षीय का, दोनों का तुलनात्मक फार्मूला क्या आता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।